नमस्कार दोस्तों। KVSPRT एग्ज़ाम 2023 के लिए रिमझिम भाग 5 कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पाठ 1 है रिमझिम भाग 5 में राख की रस्सी। यह तिब्बत की लोक कथा है। इस कथा के पात्र हैं सोनग वसैन गापो जो तिब्बत के 32वें राजा थे, लोनपोगार जो उनके मंत्री थे, लोनपोगार का बेटा जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है कथा में, भोला भाला था और उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। एक लड़की जो शहर में लोनपोगार को मिलती है, बुद्धिमान है और समझदार है। इसके अलावा इस कहानी में 100 भेड़ें, 100 जौ के बोरे, भेड़ों के बाल और सींग, राख की रस्सी, सिल, चपटा पत्थर होता है, इसके बारे में जिक्र है। कहानी कुछ इस प्रकार है। लोनपोगार के मंत्री का जो बेटा है वो भोला भाला था, तो लोनपोगार को चिंता लगी रहती थी कि आगे इसका क्या होगा। इसलिए उसे होशियार और समझदार बनाने के लिए वो 100 भेड़ें देता है और शहर भेजता है ताकि वो वहाँ से 100 जौ के बोरे लेकर आए और भेड़ों को बेचे भी नहीं और उन्हें मारे भी नहीं। पर लड़का बहुत भोला था, तो वो एक सड़क किनारे बैठ गया। वहाँ शहर में उसे एक लड़की मिली। वो बुद्धिमान और समझदार थी। उसने 100 के जो बोरे लड़के को खरीद कर दिए। उसने भेड़ों के बाल उतारे थे लड़की ने और उन्हें बेच दिया और उनसे 100 जौ के बोरे लड़के को खरीद कर दिए थे। जब लोनपोगार का बेटा वापस आया तो लोनपोगार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने फिर से अपने बेटे को उन्हीं भेड़ों के साथ दोबारा शहर भेजा और फिर से 100 जौ के बोरे लाने को कहा। लड़के को विश्वास था कि लड़की ज़रूर आएगी। लड़की आई और उसने इस बार भेड़ों के सींग काटे और उन्हें बेचकर लड़के को 100 जौ के बोरे खरीद कर दे दिए। तो इस तरह से लोनपोगार का बेटा फिर से 100 जौ के बोरे वापस ले आया और साथ में 100 भेड़ें भी। लोनपोगार को जब सारी बात पता चली तो उसने लड़की के सामने यह शर्त रखी कि वह उसकी समझदारी और बुद्धिमानी को तभी मानेगा जब वो उसे एक राख की रस्सी 9 हाथ लंबी बना कर देगी। लड़की बहुत बुद्धिमान थी। उसने भी शर्त रखी कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, पर वो रस्सी लोनपोगार को अपने गले में पहननी होगी। लोनपोगार को लगा कि वो राख की रस्सी नहीं बना सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, सिल यानी चपटे पत्थर पे रखी और उसे जला दिया। इस तरह से राख की रस्सी तैयार हो गई। अब लोनपोगार की चालाकी धरी की धरी रह गई। लोनपोगार ने भी समझदारी का परिचय देते हुए अपने बेटे की शादी लड़की से कर दी। KVSPRT में इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपसे 100 भेड़ें, 100 जौ के बोरे, भेड़ों के बाल, भेड़ों के सींग पूछे जा सकते हैं कि इनका जिक्र किस पाठ में हुआ है। तो आपको ऑप्शन में से चुनना होगा। तो इसका उत्तर राख की रस्सी ही होगा, क्योंकि कक्षा 5 के और किसी पाठ में भेड़ों, 100 के जो बोरों, भेड़ों के बाल और सींग के बारे में कोई बात नहीं हुई है। नाम 2। तिब्बत की यह लोक कथा थी राख की रस्सी। तो तिब्बत में जो बच्चों के नाम हैं वो इस तरह से होते हैं: नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी का भी नाम देकर कि ये इस तरह के नाम कहाँ के रहने वाले बच्चों के हो सकते हैं। तो ऑप्शन में तिब्बत ज़रूर मिलेगा आपको। और प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे का क्या नाम रखते हैं? नाइमा रखते हैं। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे का नाम क्या रखते हैं? डावा रखते हैं। डावा के 2 अर्थ हैं, सूरज और दूसरा चाँद। दोलमा भी बच्चों का नाम रखा जाता है। उसका क्या अर्थ है? यह बुध के स्त्री रूप तारा का तिब्बती
नाम है। इसी के साथ दुनिया की छत नाम से एक और पाठ दिया गया है। इसमें बताया गया है कि तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत एक पठार है और उस पठार पर जो बड़े बड़े पहाड़ है वो हिमालय का ही हिस्सा है। तिब्बत में करीब 1500 झीलें हैं, मानसरोवर झील भी उनमें से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में बहती है, भारत में भी बहती है, जो जो हिस्सा तिब्बत में आता है उसको वहाँ सांगपो बोलते हैं। लहासा जो है तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है, जो 3650 मीटर ऊंचा है और इसे तिब्बतियों का दिल भी कहा जाता है। तो मानसरोवर झील, तिब्बतियों का दिल, 1500 झीलें, दुनिया की छत, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब किस पाठ में इनका जिक्र हुआ है, किस पाठ में आए हैं ये शब्द। तो आपका उत्तर ऑप्शन में दुनिया की छत होगा। फसलों के त्योहार, ये निबंध है। इसमें जितने भी फसलों के त्योहार हैं जो आमतौर पे हमें सुनने को मिलते हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। खिचड़ी नाम से भी फसलों का एक त्यौहार मनाया जाता है जो मकर संक्रांति या तिल संक्रांति का ही दूसरा नाम है, क्योंकि उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति या तिल संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से फसलों का त्यौहार मनाते हैं। असम में बिहू के नाम से, केरल में ओणम के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व बोलते हैं, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया बोलते हैं। और ये जो फसलों के त्यौहार आते हैं जनवरी से मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जनवरी से मध्य अप्रैल तक जो त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सभी भारत के राज्यों में मनाए जाते हैं, तो उसका उत्तर फसलों के त्यौहार हो सकता है। सरहुल जो झारखंड में मनाया जाता है वो वहाँ 4 दिन तक जश्न चलता है और ये फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ओरांव के लोग इसी त्यौहार को मार्च अप्रैल में मनाते हैं। साल के पेड़ की पूजा करते हैं और घूम घूम कर बच्चे टोलियाँ बनाकर मुर्गा, चावल और मिश्री चंदे के रूप में मांगते हैं। पोंगल का अर्थ पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है खिचड़ी में उफान आ गया। तो पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे है कविता पाठ 3, खिलौने वाला। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसमें खिलौनों के नाम आए हैं तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी से चलने वाली रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा, थाली, धनुष, बाण, तलवार। तो इन खिलौनों के नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ में आए हैं। तो हमारा उत्तर हो सकता है खिलौने वाला। और ये भी पूछ सकते हैं कि खिलौने वाला कविता में मुन्नू ने क्या ली है, मोहन ने क्या ली है, सरला क्या लेना चाहती थी। जैसे कि मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली थी, मोहन ने मोटर गाड़ी और सरला जो है साड़ी लेना चाहती थी। लेकिन उसमें जो कविता जो बच्चा गा रहा है अपनी माँ से खिलौने लेने की बात कह रहा है, तो वो कहता है कि साड़ी तो खिलौने वाला लेकर नहीं आता। कविता में बच्चा माँ से 4 पैसे लेकर धनुष, बाण और तलवार लेना चाहता है और वो धनुष, बाण और तलवार लेकर ताड़का जैसे राक्षसों को मारकर राम समान बनना चाहता है और अपनी माता को कौशल्या के समान बनाना चाहता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पाठ में एक बच्चा अपनी माँ को कौशल्या के समान बनाना चाहता है या धनुष, बाण या तलवार लेकर राम समान बनना चाहता है। इसी के साथ पाठ दिया गया है ईदगाह
ये एक कहानी है, प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध रचना है। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और एक दिन ईदगाह जाते हैं ईद वाले दिन। तो वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी। तो ये सब जो है अलग अलग तरह के खिलौने लेते हैं, सिपाही लेते हैं, भिश्ती लेते हैं। जैसे महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिश्ती लिया, नूरे ने वकील लिया, सम्मी ने खंजरी ली। हामिद के पास केवल 3 पैसे होते हैं और उस 3 पैसे से चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद ने अपने चिमटे को कुछ उपमाएं दी हैं, जैसे बहादुर शेर चिमटा, रुस्तमे हिंद चिमटा। तो इनमें से कुछ भी प्रश्न में देख पूछा जा सकता है कि किस पाठ में सिपाही, भिश्ती, वकील, खंजरी या बहादुर शेर चिमटा, रुस्तमे हिंद चिमटा, इनका जिक्र किस पाठ में हुआ है। आगे है पाठ 4, नन्हा फनकार। इस कहानी में पात्र हैं केशव, अकबर बादशाह, केशव के पिता ख्वाजा सलीम चिश्ती, जिनके पास अकबर गए थे। एक फ़कीर हैं जिन्होंने अकबर को 3 संतानें होने की बात बताई थी। तो अकबर के 3 पुत्र हुए थे, सलीम, मुराद, दनियाल। और सीकरी में वो एक महल बनवा रहे हैं। आगरे का किला वो बनवा चुके थे। तो इनमें से किसी भी नक्काशी के काम से जुड़ी हुई बातें इस पाठ में हुई हैं, क्योंकि केशव अपने पिता के साथ नक्काशी का काम करता था। और आगरे में इसके पिता काम की तलाश में आ गए थे, और जो इनका घर था पुश्तैनी, वो गुजरात में था। अगला पाठ है पाठ 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह 26 साल की एक दिव्यांग लड़की इला की कहानी है, जो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है, और उसका बचपन जो है अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में गुजरा था। इला के हाथ जो है काम नहीं करते हैं। इला ने घर के सभी काम अपने पैरों से करने सीख लिए। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं पास कर पाई? क्योंकि उसे अतिरिक्त समय की सुविधा का नहीं पता था, और उसे यह भी नहीं पता था कि उसे लिखने के लिए कोई व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है। 15-16 साल की उम्र में ही इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई, और धीरे धीरे इला की जो कशीदाकारी है उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलने लगी। इसी के साथ एक पत्र दिया गया है जो नरेंद्र नाथ जी ने नित्या जी को लिखा है, और ये उन्होंने बफलो न्यूयॉर्क से लिखा 20 मार्च 1995 को। तो इससे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरेंद्र नाथ जी ने किसको पत्र लिखा और कहाँ से लिखा, कब लिखा। चिट्ठी का सफ़र पाठ 6 है। यह एक निबंध है। इसमें 2 लिफाफे दिए गए हैं, जिनमें एक पर महात्मा गांधी जी तक पहुंचाने का पता लिखा है, दूसरा एनसीईआरटी का पता लिखा है। जो महात्मा गांधी जी को जो लिफाफा भेजना है उस पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। और एनसीईआरटी को जो लिफाफा भेजा गया है उस पर पिन कोड दिया गया है 110016। पिन कोड की शुरुआत इसी पाठ में बताई गई है, 15 अगस्त 1972 को हुई थी। इसी पाठ में बताया गया है कि संदेश वाहक जो कबूतर होते हैं वो गिरहबाज और हुमर प्रजाति के हैं। इसी पाठ में बताया गया है कि उड़ीसा पुलिस हुमर प्रजाति के कबूतरों का इस्तेमाल जो दुर्गम जगहें हैं वहाँ पर संदेश पहुँचाने के लिए करती है। और इसी पाठ में ये भी बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध में एक कबूतर ने संदेश पहुँचाने का काम किया था, उसका नाम था ग्रे नेक। उस किताब के बारे में बताया गया है। तो इनमें से किसी भी बात को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ में दिए गए हैं। इन
बातों का जिक्र किस पाठ में हुआ है? तो हमारा उत्तर होगा चिट्ठी का सफ़र। अगला पाठ है पाठ 7। यह एक साक्षात्कार है जो प्रतिमा शर्मा जी ने लिया है, एक डाकिये का, कंवर सिंह जी का। तो इस पाठ का नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। यह साक्षात्कार लिया प्रतिमा शर्मा ने। ये शिमला ज़िले के नेरवा गांव में इनका जन्म हुआ था, कंवर सिंह जी का। इनकी 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां, 1 लड़का। और ये पहले ग्रामीण डाक सेवक थे, फिर पैकर बन गए, उनका प्रमोशन हो गया था। लाहौल स्पीति के किब्बर गांव, जो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, में 3 साल नौकरी की इन्होंने। किन्नौर और स्पीति जो जगहें हैं, ज़िले हैं, किन्नौर और स्पीति, लाहौल स्पीति पूरा नाम है हिमाचल में, वो बहुत ठंडे ज़िले हैं। वहाँ पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो पैरों में स्नो बाइट या गैंग्रीन जैसी बीमारी हो सकती है। और इनको कंवर सिंह जी को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम मिला था 2004 में, साथ में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र भी मिला था। तो इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है KVS PRT के एग्ज़ाम में। वे दिन भी क्या दिन थे, आइजक असीमोव ने ये कहानी लिखी है। इस पाठ से KVS HM के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था कि मशीनी अध्यापक का जिक्र किस पाठ में हुआ है। इस पाठ में मशीनी अध्यापक का जिक्र हुआ है। ये कहानी इस तरह से लिखी गई है कि जो लेखक है वो यह मानता है कि वो अब 17 मई 1955 में है और तब वो एक डायरी लिख रहा है। उसमें कहानी में 2 पात्र, मुख्य पात्र है कुम्मी और रोहित। कुम्मी और रोहित 2 बच्चे हैं जो मशीनी अध्यापक से रोज़ पढ़ते हैं। उन्हें एक पुस्तक मिल जाती है, तब वो अपने दादा से पूछते हैं कि ये पुस्तक कब छपी थी। तो वो दादा बताते हैं कि मेरे समय में, यानी कि आज का जो समय चल रहा है 2023 चल रहा है, तो आज के समय में ये छपी थी। और तब मशीनी अध्यापक नहीं होते थे, एक ख़ास जगह होती थी जहाँ स्कूल था, वहाँ पर स्त्री और पुरुष अध्यापक थे। इस तरह की बातें इस पाठ में की गई हैं। अगला पाठ है 9, एक माँ की बेबसी। ये कविता है, कुंवर नारायण जी ने लिखी है। इस कविता में एक लड़के के बारे में बताया गया है जो बोल नहीं सकता है। नाम उसका रतन है और जब वो बाहर खेलता है तो उसकी माँ बेबसी की मुद्रा में उसे सिर्फ निहारती रहती है, देखती रहती है। कवि ने इस कविता में एक अदृश्य पड़ोस, 2 शब्दों का जिक्र किया है, जहाँ से रतन आता है। इसका अर्थ जो कवि के अनुसार है कि रतन पड़ोस में ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो पड़ोस में रहता कहाँ है। उसका घर नहीं पता, गली नहीं पता। अजूबा, निहारती, झलकती, घबराहटों, छटपटाहटों, झलकती, इस तरह के ये जो शब्द आए हैं ये रिमझिम भाग 5 में किसी और पाठ में नहीं आए हैं। तो ये शब्द से पूछा जा सकता है कि ये शब्द किस कविता में आए हैं। तो उत्तर होगा एक माँ की बेबसी। पाठ 10, एक दिन की बादशाहत। ये कहानी है, जिलानी बानो ने ये कहानी उर्दू में लिखी है और उर्दू से इसका हिंदी में अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद गुप्त जी ने। कहानी में पात्र हैं आरिफ और सलीम, 2 बच्चे हैं छोटे। अब्बा उनके, रज़िया उनकी अम्मी है, दादी, भाईजान, आपा, खानसामा। और इस पाठ में उर्दू के बहुत सारे शब्द आए हैं। आरिफ और सलीम दोनों छोटे बच्चे हैं जिन्हें एक दिन की बादशाहत मिल जाती है। वो अपने अब्बा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए बड़ों वाले अधिकार मिल जाएं। तो बड़ों वाले अधिकार मिल जाने पर वो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके साथ होता है, कि छोटे बच्चे होने के कारण उन्हें हर कोई झिड़कता था, कोई भी उनको मनमर्जी नहीं करने देते थे। तो वो वही सब व्यवहार जो उनके साथ होता था
वही वो अपनी अम्मी, दादी, भाईजान, आपा, अब्बा सबके साथ करते थे एक दिन के लिए। और इस कहानी में तरमाल, अंडा और मक्खन को बताया गया है। सालन, बादाम का हरीरा, गोश्त, कबाब, खाकसार, निहात, इस तरह के उर्दू के शब्दों का जिक्र इस पाठ में हुआ है। तो इनमें से अ, कोई भी शब्द देकर पूछा जा सकता है कि ये इन शब्दों का जिक्र किस पाठ में हुआ है। तो उत्तर होगा एक दिन की बादशाहत। पात्रों के नाम भी दिए जा सकते हैं। अगला पाठ है पाठ 11, चावल की रोटियां। यह एक नाटक है। पी ओंग खिन ने लिखा है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। कोको 8 साल का बर्मी लड़का है, थोड़ा मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। चावल की रोटियां, गुलाबी और नीला फूलदान, इन पर पूरी कहानी जो है, ये नाटक जो है चलता रहता है। कोको के जो माता पिता है वो खेत में चले जाते हैं धान लगाने, और घर में 4 चावल की रोटियां छोड़ जाते हैं। तभी मिमी, उसका दोस्त, आ जाता है और मिमी के बारे में कोको का ये मानना है कि वो हमेशा भूखा रहता है और वो चावल की रोटियां खा जाएगा। तो वो चावल की रोटियां छुपाने के लिए तरह तरह से झूठ बोलता जाता है। मिमी उसके घर जब आता है तो वो केले के पापड़ लेकर आता है। वो झूठ बोलने के कारण कोको खा नहीं पाता। ये नाटक जो है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, कहावत को चरितार्थ करता है। और अंत में चावल की रोटियां भी कोको नहीं खा पाता, वो भूखा ही रह जाता है। गुरु और चेला पाठ 12, ये कविता है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। गुरु और चेला की कहानी को कविता के रूप में लिखा गया है। यह कविता अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत को चरितार्थ करती है। पात्र हैं इसमें गुरु, चेला, ग्वालिन, संतरी, कारीगर, भिश्ती, मशक वाला, मंत्री, अनबूझ राजा। अनबूझ राजा मतलब मूर्ख राजा। मूर्ख राजा जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में फांसी पर लटक जाता है। उसके बाद प्रजा बाजा बजा बजा कर बहुत खुश होती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि गुरु और चेला एक नगरी में पहुंच जाते हैं घूमते घूमते, और वहां का राजा मूर्ख होता है, ऐसा ग्वालिन उन्हें बताती है। गुरु तो ये बात सुनकर चला जाता है, लेकिन चेला वहीं रह जाता है। एक दिन राज्य की दीवार गिर जाती है। राजा को पता चलता है तो वो संतरी को डांटता है। संतरी बताता है कि कारीगर की गलती है। कारीगर को बुलाते हैं तो कारीगर भिश्ती की गलती बताता है। भिश्ती फिर मशक वाले की गलती बताता है। मशक वाला मंत्री की गलती बताता है। अंत में राजा जो है मंत्री को फांसी की सज़ा दे देता है, लेकिन मंत्री पतला होता है, फांसी का फंदा उसके गले में आता नहीं। तो राजा सिपाहियों को मोटी गर्दन वाला व्यक्ति पकड़ लाने को कहते हैं। चेला अंधेर नगरी में रहकर खूब रसमलाई खाता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ बहुत ही सस्ती 1 टके में सेर भर मिलती थी। तो चेले को पकड़ के ले आते हैं सिपाही की इसकी गर्दन मोटी है। चेला मूर्ख नहीं था, समझदार था। तो वो गुरु से मिलने की बात कहता है कि मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, पहले गुरु से मिलवा दो। गुरु समझदार होते हैं और वो चेले को इस तरह की बात बोलते हैं कि वो गुरु के साथ लड़ने लग जाता है कि फांसी पर चढ़ने के लिए। गुरु और चेला आपस में लड़ते रहते हैं। तो मूर्ख राजा सोच में पड़ जाता है, और जब वो गुरु से पूछता है तो गुरु कहते हैं कि जो आज फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। उसी लालसा में मूर्ख राजा फांसी पर चढ़ जाता है। इसी के साथ बिना जड़ का पेड़ कहानी दी गई है। ये वीरेंद्र झा जी ने लिखी है। इसमें पात्र हैं राजा, दरबारी, व्यापारी, गोनू झा। इस कहानी में होता है कि एक व्यापारी राजा के पास आता है, वो संदूक लेकर आता है
और वो ये दावा करता है कि वो बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता है। अगर कोई संदूक में रखी चीज़ के बारे में बता देगा तो वो उसकी चाकरी करने को तैयार है। तो कोई दरबारी नहीं बता पाता, गोनू झा जो है इस बारे में बता देते हैं। अगर इनमें से पात्रों के नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये पात्र किस कहानी में आए हैं। स्वामी की दादी, ये आर के नारायण जी की लिखी हुई है। इसका अनुवाद मस्तराम कपूर जी ने किया है। पात्र है इसमें स्वामीनाथन खुद, जो एक छोटा बच्चा है, स्वामीनाथन की दादी, राजम स्वामीनाथन का दोस्त है, स्वामी के दादा जो अब नहीं हैं, बुआ जिसे स्वामी की दादी महामूर्ख मानती है। स्वामी के दादा सब मजिस्ट्रेट रहे होते हैं, उन्होंने एमए में मेडल भी पाया होता है। दादी के पास बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी, इनका जिक्र भी किसी और पाठ में नहीं हुआ है। मेडल से चूड़ियाँ बनाने की बात भी किसी और पाठ में नहीं हुई है। हरिश्चंद्र की कहानी सुनाना, राजम की बहादुरी की कहानी सुनाना, राजम और मणि की दुश्मनी और दोस्ती की कहानी, इन सब के बारे में जिक्र किसी और पाठ में नहीं हुआ है। तो इनका जिक्र करके पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ में आए हैं। स्वामी की दादी हमारा उत्तर होगा। आगे है पाठ 14, बाघ आया उस रात। ये नागार्जुन जी की कविता है। इस कविता में एक छोटा बच्चा गांव में आए हुए बाघ को देख लेता है, फिर वो अपने बाबा को उस बारे में बताता है। इसमें दूसरा बालक 5 साला बेटू छोटू, जो उस एक व्यक्ति के बच्चों के नाम बताए गए हैं और बाघ के बारे में बताया गया है कि बाघ जो है झरने के पास ही रहता है और वो एक दिन गांव में घुस आता है। इस घटना को जब एक बालक बताता है तो वो आंखें फैलाकर बताता है। एक मुहावरे का इसमें प्रयोग हुआ है। बिशन की दिलेरी, ये कहानी है, पाठ 15 रिमझिम भाग 5 में दी है। प्रतिभा नाथ जी ने लिखी है ये कहानी। बिशन जो है 10 साल का लड़का है, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में काम करता है। उनकी जो पत्नी है कर्नल दत्ता की, वो बिशन को पढ़ाती है और शिकारियों का जिक्र है। शिकारी तीतर मारने के लिए आते हैं वहाँ पर। तीतर पक्षी, घायल तीतर पक्षी को बिशन बचाता है। माधो सिंह सरपंच वहाँ का, उस जगह का, गांव का सरपंच होता है। अल्सेशियन कुत्ता कर्नल दत्ता ने पाल रखा होता है। बिशन जो है एक तीतर को शिकारियों से बचाकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में छुप जाता है। कर्नल दत्ता और उनकी पत्नी तीतर की देखभाल करते हैं। तो इनमें से कोई भी पात्र का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी में आए हैं। अगला पाठ है 16, पानी रे पानी। ये निबंध है, ये अनुपम मिश्र जी ने लिखा गया है। इस पाठ में से भी KVS HM के पेपर में पूछा गया था कि जल चक्र की बात किस पाठ में आई है। तो पानी रे पानी इसका उत्तर था। तो पानी रे पानी पाठ में जल चक्र, नलों के पाइप में मोटर लगवाना, अकाल, बाढ़, धरती की गुल्लक भरती है पानी से, जो बारिश के पानी से, तालाबों में इकट्ठे हुए पानी से, भूजल भंडार, और जो बड़ी गलती हुई है हमसे वो इस पाठ में बताई गई है कि तालाबों को पाट कर हमने मकान बना लिए, बाज़ार बना लिए, स्टेडियम बना लिए, सिनेमा बना लिया, इसीलिए बाढ़ आ जाती हैं और अकाल भी पड़ जाता है। तो ये कुछ समस्याओं का जिक्र इस पाठ में है। तो इन समस्याओं का नाम देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किस पाठ से संबंधित हैं समस्याएं। नदी का सफ़र, ये छोटी सी नदी की कहानी के तौर पर दी गई है। इसमें नदी के बारे में सब बातें बताई गई हैं कि नदी का उद्गम कैसे होता है, उद्गम कहते किस स्थान को है, नदी का मुहाना किस स्थान को कहते हैं, और नदी वी आकार की घाटी कैसे बनाती है,
और सहायक नदियाँ कैसे मुख्य नदी में मिलती हैं, मछुआरे और सैलानी नदी के पास मछलियाँ पकड़ते हैं, जल प्रपात कैसे बनता है, रेत और मिट्टी लेकर नदी समुद्र किनारे छोड़ जाती है, नदी विसर्ग बनाती है। तो इनमें से किसी भी शब्द को देकर पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ में आए हैं। और यह KVS HM के पेपर में भी आया है। नदी का उद्गम, उद्गम शब्द से प्रश्न बनाया गया था कि उद्गम शब्द का जिक्र किस पाठ में हुआ है, तो नदी का सफ़र इसका उत्तर था। अगला पाठ है पाठ 17, छोटी सी हमारी नदी। ये कविता है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। कविता आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए। इसमें जो खास शब्द आए हैं, ढोर, डंगर, जिनका मतलब है जानवर, कांस फूले, एक तरह का पेड़ होता है, उसके फूलों का नाम है कांस फूले, कांस का पेड़ होता है। सियार आपको पता ही है, एक जानवर है, एक तरह जंगली जानवर। अमराई, अमराई का अर्थ है आम का बाग। ताड़ के वन, ताड़ वृक्ष होता है। आषाढ़ एक महीना है, हिंदी महीना, जो ज्येष्ठ के महीने के बाद आता है। बामन टोला, ब्राह्मणों का समूह वहाँ नदी के किनारे बसा हुआ होता है। तो इस तरह के शब्दों का जिक्र इस कविता में किया गया है। तो ये शब्द देकर पूछा जा सकता है कि किस कविता में ये शब्द आए हैं। अंतिम पाठ है पाठ 18, चुनौती हिमालय की। ये यात्रा वृत्तांत है, सुरेखा पणदीकर ने लिखा है। यात्रा जवाहरलाल नेहरू, चचेरा भाई उनका किशन गडरिया है, कुली, ये चारों अमरनाथ जाने के लिए हिमालय की चढ़ाई करते हैं। जोजिला पास और मातायन, यहाँ जवाहरलाल नेहरू घूमते हैं। मातायन पहुँचने के बाद वो अमरनाथ जाने के बारे में सोचते हैं। किशन गडरिया के बताने पर कि सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके पीछे अमरनाथ गुफा है, तो जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई किशन गडरिया, जो एक गाइड बन जाता है, और कुली, चारों रस्सी से बंधकर अमरनाथ की गुफा की ओर जाने लगते हैं। लेकिन खाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का एक बार पैर भी फिसल जाता है। बाकी रस्सी से सभी बंधे होते हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को खाई में गिरने से बचा लिया जाता है। और उसके बाद वो अमरनाथ जाने का सफ़र अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास खाइयाँ पार करने का उचित सामान नहीं होता। जोजिला पास से मातायन तक की दूरी को 8 मील बताया गया है। तो इनमें से किसी भी बात को या शब्दों को देकर पाठ का नाम पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न KVS PRT के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।